हाय दोस्तों। अरे, आप उन लोगों में से तो नहीं है ना जो सिर्फ और सिर्फ एफडी करते रहते हैं, या फिर वो जो सिर्फ गोल्ड ही खरीदते रहते हैं, या फिर उनमें से तो नहीं हो आप जो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिर्फ कहते हैं मुझे तो शेयर मार्केट में ही पैसा लगाना है, या फिर आप उनमें से भी हो सकते हो जो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग से रातों रात अरबपति बनना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई सी भी कैटेगरी में है ना, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। इसको लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि मैं आज आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बेस पूरी तरह स्ट्रॉन्ग कर दूंगा इस वीडियो के लास्ट तक। और आप ये अच्छे से जान पाएंगे कि आपको एक्चुअली कितना पैसा किस चीज में और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। बहुत रिसर्च बेस्ड नॉलेज है और आपके काफी काम आएगी। सो लेट्स बिगिन। मैं आपका दोस्त सागर शर्मा और सागर नॉमिक्स शुरू करते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको सिर्फ सुबह शाम मीठा ही मिलेगा, यानी मीठे के अलावा कुछ मिल रहा ही नहीं है, और आज ही नहीं रोज सिर्फ मीठा ही खाना है, और अगले 5 साल तक सिर्फ मिठाई मिठाई खानी है आपको, तो दोस्तों कैसा लगेगा आपको? और क्या आप पूरी तरह से फिट और स्वस्थ रह पाएंगे सिर्फ मीठा खा के? नहीं ना। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि आपके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, और बाकी तमाम न्यूट्रिशन एजेंट सारे चाहिए आपको। सिर्फ मीठा यानी कार्बोहाइड्रेट खा करके आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह सकते। सेम वे दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट में या अपने पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, तो फिर एक ही एसेट क्लास क्यों, सिर्फ एक ही जगह पैसा क्यों इन्वेस्ट करना? कि हर महीने पैसे आए और उठा के इक्विटी में डाल दिया, अगले महीने आए फिर उठा करके उसी में डाल दिया। तो ऐसा क्यों करना दोस्तों? तो इसका सीधा साधा आंसर है कि ये सही तरीका नहीं है। बल्कि आपको क्या करना चाहिए कि अपने स्टॉक्स का और अपने एसेट क्लास का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सीधे शब्दों में कहूं तो दोस्तों, अपना पैसा जो है उसको अलग अलग जगह पे बैलेंस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये कैसे करें, उससे पहले जरूरी है कि ये क्यों करें। क्यों इसलिए करें दोस्तों, क्योंकि देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये हर एक एसेट क्लास, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे शेयर्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, या फिर वो आपके रियल एस्टेट हो, या बैंक एफडी हो, या कोई और हो, इन सब का प्लस और माइनसेस होते हैं। और ये आपस में मान के चलिए कि दुनिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, वो एक एसेट क्लास से पैसे निकालते हैं और दूसरे में डालते हैं, दूसरे से निकालते हैं और तीसरे में डालते हैं। तो आपने अगर एक ही चीज में सारा पैसा लगा रखा है, तो दोस्तों जिस दिन वो सेक्टर डाउन हुआ, तो फिर आपको बचाने के लिए कौन सा सेक्टर आगे आएगा? इसलिए अपने रिस्क को कंप्लीट कम करने के लिए और डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आपको अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये कैसे होता है और कैसे करना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? हम करते हैं बैंक एफडी की। कि हमारे पास बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो बैंक एफडी में ही पैसा डालते हैं। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं। दोस्तों पहली बात तो ये मान करके चलिए कि दुनिया में जो भी इन्वेस्टमेंट है, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की दो ही कैटेगरीज है, मोटा मोटा दो ही कैटेगरीज है। एक है डेट, दूसरा है इक्विटी। वही चीजें हैं जो कि आपका जो कंपनियां फाइनेंस मतलब पैसा इकट्ठा करने के लिए करती है, या तो डेट या फिर इक्विटी। अब हम बात करते हैं कि बैंक एफडी की। तो दोस्तों बैंक एफडी वो कंपोनेंट है जो इंटरेस्ट रेट से चलता है, और इंटरेस्ट रेट से चलने वाली चीजें किसमें आती है? डेट में। यानी कि बैंक की जो आप एफडी करवाते हैं वो डेट में आती है। तो सबसे पहले ऊपर तौर पर आप ये देखिए कि आपको एक्चुअली दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए, और मैं शायद स्क्रीन पे आपको ज्यादा अच्छे से चीज समझा पाऊंगा कि डेट और इक्विटी को कैसे समझा जाए। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों हम सीधे आ गए हमारी स्क्रीन पर और देखते हैं कि स्क्रीन पर हम आज क्या कर पाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एक कोई सिंपल पेज खोल लेता हूँ।
एक सिंपल गूगल डॉक हमने खोला और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि सबसे पहली बात पोर्टफोलियो में आपके क्या क्या चीज होनी चाहिए। तो पहला होना चाहिए दोस्तों इसमें आपका डेट और दूसरा होना चाहिए इसमें इक्विटी। तो डेट में क्या क्या चीजें आती है दोस्तों और इसके प्लस माइनसेस क्या है ये भी देखेंगे अपन। तो डेट में सबसे पहले आते हैं आपके एफडीज और आरडी जो रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के, डेट फंड्स और जो भी बाकी सारी चीजें इंटरेस्ट रेट से गवर्न होती है वो सारी चीजें आती है डेट में, जिसमें आपको कुछ फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब बात आती है कि डेट में प्लसेस क्या है। पहला काम है दोस्तों कि आपको ये मानकर के चलिए कि पॉजिटिव नेगेटिव पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आपको हमेशा पोर्टफोलियो में ये दोनों चीजें रखनी चाहिए, सिर्फ डेट और इक्विटी नहीं बल्कि डेट प्लस इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर्स। अब देखिए मान लीजिए आपके पास में 100 रुपए, तो आप ये कर सकते हैं कि डेट में 25% डालें और इक्विटी में 75% डालें। ठीक है, अब आप इसको रीबैलेंस भी कर सकते हैं कि कभी इसको 25 कर दिया और फिर हमने उठा करके इसको 75 कर दिया, ये भी हो सकता है। अब ये कब और कैसे करना है ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि ये काम कैसे करता है। तो हम जो बात कर रहे हैं यहां पर वो है पॉजिटिव्स। अब दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि डेट का पॉजिटिव क्या है कि इसमें फिक्स रेट रहती है, इसमें फिक्स है, यानी हर महीने आपको या हर साल जो रेट है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, रेट बेस्ड रिटर्न। दूसरी खास बात इसके अंदर क्या है कि इसमें आपको एक बार ले लिया तो डोंट नो नीड टू ट्रैक, ज्यादा ट्रैक नहीं करने की जरूरत है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके नेगेटिव्स देख लेते हैं हम दोस्तों। नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं इसके, तो जो सबसे बड़ा नेगेटिव है दोस्तों वो है इसका कि इसका इन्फ्लेशन से कोई सिक्योरिटी नहीं है इसको। अब इससे मेरा मतलब क्या है, इससे मेरा मतलब है दोस्तों इन्फ्लेशन सेफ इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है मेरा कि दोस्तों क्या है, आप ये जानते हो कि जिसे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अगर आपने एफडी कराई तो एफडी जब होती है उस टाइम पर उसके ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाती है कि मान लीजिए 7% की आपने एफडी कर ली है अगले 5 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल। तो अब वो इंटरेस्ट रेट चाहे मान लीजिए 9% पहुंच जाए चाहे 5% पहुंच जाए, आपको तो 7% मिलने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कल को महंगाई की दर अगर 9% से ऊपर चली गई या 10% से ऊपर चली गई तो भी आपकी एफडी से आपको सिर्फ 7% या फिर जो भी उस पर लिखा हुआ है बस वही मिलने वाला है। तो अब आप एक सिचुएशन को मतलब कंसिडर करके देखिए। मान लीजिए आज ये टी शर्ट है, सपोज करिए ये टी शर्ट मैं आज 100 रुपए की खरीद सकता हूँ। कितने की खरीद सकता हूँ? 100 रुपए की। कब? आज। ये दो चीज ध्यान रखना, प्राइस एंड टाइम। मैं क्या बात कर रहा हूँ, टी शर्ट कितने की? 100 रुपए की। और कब? आज। अब हम ये सोचते हैं, मैं ये सोचता हूं कि इसमें आज ये टी शर्ट खरीदने की बजाय ये 100 रुपए में उठा करके बैंक में एफडी करवा देता हूं और 1 साल बाद में जब मुझे एफडी का पैसा मिलेगा, मान लीजिए साल भर की एफडी है, तो 1 साल बाद मुझे जब एफडी का पैसा मिलेगा तो मैं इसको पैसे को बाहर निकाल करके और उससे टी शर्ट खरीद लूंगा। अब हम सिचुएशन को समझते हैं, ये बात साल भर बाद ले चलते हैं पर यहां से सीधे साल भर बाद। तो क्या होगा दोस्तों, तो होगा ये कि मान लीजिए आज जो चीज आपको 1 रुपए में मिल रही है वो चीज मान लीजिए कि सॉरी जो चीज आज 100 रुपए में मिल रही है, अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 2023 की, ठीक है, 2023 की। इसमें मुझे टी शर्ट मिल रही है 100 रुपए की, ठीक है, और ये बात है टुडे की। अब हम बात करते हैं 2024 में। माना कि इस टाइम पर हमने
पैसा एफडी में डाल दिया। किस में डाल दिया? एफडी में। जब हमने एफडी में पैसा डाल दिया तो दोस्तों मानते हैं कि एफडी में हमें मिल रहा है 7% रिटर्न, और साल भर में जो महंगाई की दर है जिसे इन्फ्लेशन या आप सीपीआई कहते हैं, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सपोज करिए 11% हो गई। 9%, 11%, हम 11 ऐसे मान लेते हैं, आप कुछ भी मान लीजिए। तो 2024 में मैं क्या करता हूं कि क्योंकि मैंने क्या किया, 100 रुपए की टी शर्ट आज नहीं खरीदी है, बल्कि आज मैंने इस पैसे को सबसे पहले बैंक में डाला, एफडी करवाई, और साल भर बाद में जब मैं इस पैसे को बाहर निकालता हूं तो दोस्तों मुझे कितने मिलेंगे? मुझे मिलेंगे 107 रुपए। ये कहां से मिलेंगे मुझे? एफडी से। 107 रुपीज आई विल रिसीव फ्रॉम द बैंक। अब बाजार में जब मैं जाता हूं तो ये जो टी शर्ट 100 रुपए की थी, अब ये टी शर्ट कितने की हो गई दोस्तों? ये 11% से बढ़ रही है, यानी कि ये हो गई 111 रुपए की। तो मेरे जेब में है 107 रुपए और मुझे टी शर्ट मिल रही है 111 रुपए की। तो क्या मैं ये टी शर्ट खरीद पाऊंगा? देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज को। आज मैं ये टी शर्ट खरीद सकता हूं, आज मैं टी शर्ट खरीद सकता हूं, लेकिन आज से ठीक 1 साल बाद में क्या मैं ये टी शर्ट खरीद पाऊंगा? आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा जो रिटर्न है, मुझे जो पैसा एफडी से मिला है, उससे ज्यादा तेजी से महंगाई बढ़ी है, और इस वजह से मेरी परचेजिंग पावर जो है ना वो कम हो गई है। और जब परचेजिंग पावर कम हो जाती है दोस्तों, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट को कहते हैं नेगेटिव इन्वेस्टमेंट। तो ये प्रॉब्लम है एफडी के साथ है। एफडी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में गार्ड नहीं देती, तो फिर कौन देता है? क्या स्टॉक्स या शेयर मार्केट इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में आपको बचा के रखते हैं? क्या ऐसा जरूरी है? तो मैं आंसर दूंगा दोस्तों, ऐसा हो सकता है पर ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जाते हैं, लंबे रन की बात करते हैं, यानी 5 साल या उससे ज्यादा की बात करते हैं, तो इक्विटी में आपको इन्फ्लेशन से ऊपर की रेट मिल जाती है, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर बनी रहती है अगर आप अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो। कैसे और क्यों? दोस्तों, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो या कुछ भी इन्वेस्टिंग का डिसीजन लो, तो हमेशा याद रखना कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, ये जरूर पूछना है। और क्यों पूछना है? क्योंकि दोस्तों, आप बाजार में अगर 1 किलो केले खरीदने जाते हो तो भी पूछते हो ना भैया कि कितना भाव है, ये कितना रुपए दिए एक केले, बोलते हो ना। आज अगर मान लो मैं ये पेन खरीदने जाता हूँ तो ऐसा थोड़ी मैं जाकर के कहूंगा कि भैया 5 पेन दे दो, नहीं ना, पहले पूछूंगा ना कि भैया ये पेन कितने का है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा जो गलतियां दोस्तों होती है वो तभी होती है जब आप सामने वाले से ये नहीं पूछते हो कि कितना। तो हमेशा याद रखो कि हाउ मच जरूर पूछना है आपको। तो अब मैं जो आपसे वापस पॉइंट पर आता हूं, आप ये कह रहे थे, मतलब एक्चुअली मैं ये कह रहा था आपको कि क्या शेयर्स जो है वो आपको एफडी से ज्यादा अच्छा रिटर्न हमेशा देते हैं, या उसमें क्या आपकी इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति से ज्यादा का रिटर्न आपको हमेशा मिलता है? तो दोस्तों, मेरा जवाब ये था कि शॉर्ट टर्म में तो चांसेस 100% नहीं है, लेकिन अगर आप 5 साल से ऊपर का अगर आप पीरियड लेके चलते हैं तो उसमें काफी हद तक आप इन्फ्लेशन से सुरक्षा आपको मिल जाती है, आपकी परचेजिंग पावर लॉस नहीं होती। क्यों नहीं होती है ये मैं बता रहा था। तो वो इसलिए नहीं होती है दोस्तों कि आज मान लीजिए ये पेन सपोज करिए 100 रुपए का है, और इसको बनाने में 30 रुपए का मटेरियल लगा है, 40 रुपए का इसमें लेबर लगा है, 20 रुपए का और खर्चा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली, पानी वगैरह, और 10 रुपए इसमें कंपनी मुनाफा कमा रही है। तो कंपनी का जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, वो है 10 रुपीज। अब मान लीजिए कि रेट इन्फ्लेशन बढ़ गई, यानी कि इसकी जो कॉस्ट है, इसका जो रॉ मटेरियल इसमें लग रहा है वो 30 रुपए का था। अब मान लीजिए 30 रुपए का रॉ मटेरियल बढ़ करके और 40 रुपए का हो गया, यानी इसमें माल लगने लग गया 40 रुपए का। तो जो इसकी कीमत है, अब जो इसको बनाने की लागत है, वो 40 रुपए तो हो गया मटेरियल, 40 रुपए हो गई इसमें लेबर, और 20 रुपए हो गया इसमें बिजली और बाकी सारे खर्चे जिन्हें ओवरहेड्स कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी कॉस्ट हो गई आपकी 100 रुपए। अब अगर कंपनी इसे ले जाकर के 100 रुपए में बाजार में बेचती है तो कंपनी क्या कुछ कमा पाएगी? कुछ नहीं कमा पाएगी, यानी प्रॉफिट हो जाएगा जीरो। तो मुझे ये बताइए, दुनिया की एक भी कंपनी ऐसी बता दीजिए, मैं समझदार कंपनियों की बात कर रहा हूँ, मतलब सारी कंपनियों की नहीं, ऐसे समझदार बिजनेसमैन जो मुनाफे पे चलना चाहते हैं। बाकी अमेजोन, फ्लिपकार्ट की बात नहीं कर रहा,
वो पता नहीं क्या कर रहा है, उनका कभी किसी दिन डिस्कस करेंगे अपन। एक भी प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट में नहीं है ऐसी कंपनियों में से नायका और ये सब। उनका अलग बिजनेस मॉडल है, वो एक्विजिशन में लगे हुए हैं। चलिए वापस इस पे आते हैं। तो कंपनी क्या करेगी, ये 100 रुपए का पेन है दोस्तों, 100 रुपए इसकी कॉस्ट है। तो क्या कंपनी के हाथ में ये पावर है कि वो इसकी प्राइस बढ़ा सके, है कि नहीं है या नहीं है? दोस्तों आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट में लिख के तो बताइए, वीडियो रोक करके, रोक के। तो आंसर है यस, कंपनी इसकी प्राइस को बढ़ा करके 120 रुपए कर देगी और या 110 रुपए कर देगी। तो जब 110 कर दिए तो इसकी पेन की लागत कितनी है, कॉस्ट कितनी है, 100 रुपए, और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 110। तो क्या कंपनी का मुनाफा 10 रुपए का वैसा है कि नहीं है? तो आप कहोगे बिल्कुल सही है। अब आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि सर आपने 10 रुपए क्यों बढ़ाए, आप इसका पैसा 50 रुपए भी तो बढ़ा सकते थे कंपनी। तो 100 रुपए की चीज में 100 रुपए की लागत और मुनाफा बढ़ा करके 50, तो 50 रुपए मुनाफा कमाते हैं ना, 10 ही क्यों कमा रहे हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि भैया हम ना एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में बैठे हुए हैं। हम अकेली कंपनी नहीं जो है पेन बना रही है। अगर इसने 120 रुपए भी किया ना, तो दूसरी कंपनी 110 रुपए में बेच करके इसका मार्केट शेयर खा जाएगी। तो इसलिए वो कंपनी कॉम्पिटिटिवली प्राइसेस को बढ़ाती है, बट अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कंपनी के पास एक पावर है कि वो इसकी कॉस्ट को बढ़ा सकती है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि बैंक में जब आपने एफडी की, और एफडी को अगर आपको 7% रिटर्न मिल रहा है आपको, तो क्या बैंक से आप ये कह सकते हो कि भैया अब तो ना आपका बैंक बड़ा मुनाफे में चल रहा है जी, बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इस 7% की जगह हमें 9% दे दो ना। आपने 20% कमाया, बैंक देखो ध्यान से सुनो, बैंक आप ही का पैसा यूज कर रहा है, आपका पैसा आपने जमा कराया है, उस पे बैंक 20% का ग्रो कर रहा है, उसका ग्रो कर रहा है, उसका प्रॉफिट आप देखोगे स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो पता पड़ेगा कि आपका जो बैंक है वो 20-25% से ग्रो कर गया। लेकिन क्या वो आपकी जो एफडी है उस पर एक नया पैसा भी एक्स्ट्रा देगा आपको? नहीं देगा। चाहे महंगाई की दर बढ़ जाए, तो आप अगर बैंक से कहोगे कि भैया महंगाई बढ़ गई है, पहले जो दूध 1 किलो 40 रुपए का आता था, अब 50 रुपए का आने लग गया है, तो आप हमारे ना 10 रुपए बढ़ा दो इसके ऊपर। तो क्या आपका बैंक आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। दैट इज द रीजन कि सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना सही नहीं है। क्योंकि डेट का मतलब हो गया एफडी, आरडी या इस टाइप के, पोस्ट ऑफिस या ये, इनमें भी करिए, इनमें करना क्यों जरूरी है वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपको महंगाई से ऊपर ऊपर चलना है ना, तो छैया छैया छैया, तो डाल डाल में पात पात, अगर आप उससे एक कदम आगे रहना चाहते हो और अपनी परचेजिंग पावर को बचा के रखना चाहते हो, तो आपको कुछ हिस्सा शेयर्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है, करना ही चाहिए। हाँ, जरूरी का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई आधार कार्ड बनवाना है वैसा जरूरी है, वैसा नहीं है। लेकिन आप करोगे तो आपकी परचेजिंग पावर का सेफ रहने के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक कोई आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ मुश्किल चीजों को आसान तरीके से आपको प्रेजेंट करने की, बट फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो दोस्तों जरूर पूछिए, क्योंकि मैं कितना भी कुछ कोशिश करूँ, कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल जरूर रह जाएंगे। तो आप उसे टाइप करके सेंड कर दीजिए कमेंट्स में। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हमें शेयर्स में इन्वेस्ट करना इसलिए चाहिए क्यों, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन से, यानी कि मुद्रा की जो पैसे की जो दर बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, उससे ऊपर हमें सुरक्षा मिल सके, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हमें सिर्फ शेयर्स में पैसा नहीं डाल देना चाहिए, फिर क्यों एफडी करवाएं, क्यों फालतू इधर उधर पैसा लगाएं? क्या हम पूरा का पूरा अगर पैसा अगर शेयर्स में डाल देंगे तो शेयर्स से तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा ही है ना? तो क्या हमें पूरा पैसा डाल देना चाहिए क्या? अब आप आंसर में लिख के बताइए कमेंट्स में, यस और नो। दोस्तों हमारे सेशंस और वीडियोस का मजा तब आएगा जब कुछ मैं सवाल पूछूंगा, फिर कुछ आप जवाब देंगे, फिर कभी आप सवाल पूछेंगे, कभी मैं जवाब दूंगा। तो दोस्तों इसका एक अलग ही मजा रहेगा। लेकिन अगर मैं बोलता रहूंगा ना, तो आप भी बोर हो जाएंगे और मैं भी बोर हो जाऊंगा। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए हो, बताइए हाँ या ना। चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग कि मैं पूछ रहा था कि क्या सारा पैसा हमें शेयर्स में नहीं लगा देना चाहिए। तो आपने कहा अगर कि हाँ बात तो सही है, तो दोस्तों यहां पर इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी 100% पैसा आपको शेयर्स में नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? वो इसलिए नहीं लगाना है दोस्तों कि शेयर्स में ना एक चीज है, शेयर्स में पैसा आपको रिटर्न किस रूप में मिलता है?
दो तरीके हैं शेयर से आपको पैसा, आपको रिटर्न दो तरीके से मिलता है। पहला कि कंपनी कुछ अपना जो प्रॉफिट कमा रही है उसमें से आपको कुछ लाभांश, जिसे डिविडेंड कहते हैं, वो आपको दे देती है। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो आपकी शेयर की प्राइस है, जो मार्केट में उसकी कीमत है, उस शेयर की प्राइस है, कीमत है, वो धीरे 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 जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे वो भी बढ़ती रहेगी। भाई आप ये मान के चलिए ना कि एक टाइम पर 40 साल पहले विप्रो का जो शेयर था उसमें अगर किसी ने 10,000 रुपए लगाए होते तो आज दोस्तों उसके बिना कुछ करे हुए भी 700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो गई होगी। उस शेयरों की कीमत 700 करोड़ हो चुकी होती। तो आप सोच रहे हैं उस व्यक्ति ने एक बार पैसा लगाया और भूल गया और फिर 700 करोड़ बन गए। लेकिन बात यह है दोस्तों कि ये सिर्फ विप्रो के साथ हुआ है। क्या विप्रो के साथ में 50 कंपनियां ऐसी और नहीं थी जिनके साथ में भी लोगों ने पैसे वहां भी लगाए हो और उनका वो कंपनियां डूब गई हो? ऐसा भी हुआ हो सकता है। तो बात यह है कि फिर पूरा शेयर्स में पैसा लगाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि कंपनी ना आपको क्या देगी, आपकी कंपनी की और आपकी जो लाइबिलिटी है वो किस चीज की है दोस्तों? वो इस चीज की है कि आप एक तो डिविडेंड से पैसा कमा सकते हैं और दूसरा मार्केट प्राइस आपकी ग्रो करती है उससे पैसा कमा सकते हैं। अब मैं इसको समझाता हूं। ऐसे डिविडेंड मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके पास में 100 शेयर है किसी भी कंपनी के, इंफोसिस के या हिंदुस्तान यूनिलीवर के, किसी के भी 100 शेयर है और कंपनी कहती है कि मैं हर शेयर के ऊपर 5 रुपए का डिविडेंड दूंगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास में 500 रुपए सिर्फ इसलिए आ गए हैं क्यों? क्योंकि आपने 100 शेयर लेके अपनी जेब में अपने डीमेट अकाउंट में रखे हुए हैं। तो पहला तरीका इनकम का हो गया ये। दूसरा तरीका क्या हुआ कि मान लीजिए जब आपने शेयर खरीदा तब उसकी कीमत थी सपोज करिए 50 रुपए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपने 100 शेयर खरीदे थे तो आपने कितने पैसे खर्च किए थे दोस्तों? आपने खर्च किए थे 5,000 रुपए। ठीक है, अब मान लीजिए आज की तारीख में उसकी कीमत बढ़कर के हो गई 200 रुपए। तो आज मार्केट में प्राइस कितनी हो गई दोस्तों? इसकी इसकी हो गई 20,000 रुपए। तो टोटल अगर आज की तारीख आपने जब खरीदा था तो आपकी कॉस्ट कितनी थी दोस्तों? आपकी लागत कितनी आई थी? 5,000 रुपए, यही आई थी ना? लेकिन आज अगर वैल्यू देखें इसकी, यानी कि अगर आज आप खड़े खड़े इन सारे शेयर्स को बेच देते हो तो आपको कितना पैसा मिला टोटल इससे? 20,000 प्लस 500 रुपए। और मान लीजिए इस कंपनी ने 5 साल तक यही डिविडेंड दिया है तो 2,500 रुपए हो गए ना। तो अब आपको पैसा कितना मिल रहा है दोस्तों? यहाँ पर तो आपको जो टोटल पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है दोस्तों 20,000 रुपए। वो जो शेयर की प्राइस के हिसाब से मिल रहे हैं आपको, प्लस 2,500 रुपए जो कि डिविडेंड इनकम के हैं। तो आपको मिल गए 22,500 रुपए और आपकी लागत कितनी थी? 5,000। आपको मिल गए 22,500 रुपए। ठीक है दोस्तों, और ये 22,500 रुपए आपके कितने टाइम में मिले? आपको ये मिले सपोज 5 साल के अंदर। 5 ईयर्स में आपके 5,000 रुपए जो है वो बन गए कितने? 22,500। यानी आपका पैसा कितना गुना हो गया? इसको इससे डिवाइड कर दो। एक सेकंड, कि भाई आपने देखिए कि आपको मिले 22,500 रुपए और आपको जो है वो पैसे लगाए थे आपने 5,000 रुपए। ये था, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई और आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। 5 4 जा 20, 5 5 जा 10 और आपका ये जीरो तो यहाँ पर ये, यानी कि आपका पैसा कितना हो गया दोस्तों? 4.5 गुना। आपका पैसा 4.5 गुना हो गया कितने साल में? 5 साल में। अब इसकी जगह मान लीजिए आपने डेट इंस्ट्रूमेंट लिया होता है, यानी कि कोई एफडी या कुछ भी डेट का कुछ लिया होता, तो उसमें मान लीजिए आपको मिलता सपोज करिए 10% फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, हाइएस्ट है। तो 5 साल में आपको 10% का कितना वो मिलता? आपका पैसा कितना हो जाता कि आपने लगाए थे 5,000 रुपए और 10% के हिसाब से
आपको 5 इयर्स में कितना मिलता दोस्तों, वो मिलता, अगर मैं डालूंगा तो 0.1 आया, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि 10% तो 110 हो गया है आपका, तो चक्रवृद्धि ब्याज का आपने सबने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो 1.1 इन रेज टू द पावर 5, यानी अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास में क्या आएगा दोस्तों, अभी देख लेते हैं। 5000 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ठीक है, इंटू 1.1, आपको मिलता दोस्तों 8052 रुपए। जबकि यहां पर आपको कितना मिला दोस्तों, यहां मिला आपको 8052 की जगह पर, यानी एफडी में आपको मिला, एक सेकेंड, एफडी जो कि आपको 10% का रिटर्न दे रही थी, उसमें मिला आपको 8000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, और जो आपने शेयर्स में पैसे लगाए उसमें आपको मिले 22,500। कितने के, लागत कितनी थी आपकी 5,000, तो आपको इधर फायदा कितना हुआ 3,000 रुपए का, इधर फायदा कितना हो गया दोस्तों, इधर हो गया आपके पास में 17,500 रुपए का। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता पड़ता है कि स्टॉक से ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि स्टॉक्स में ये डिविडेंड फिक्स नहीं है। जरूरी नहीं है, दोनों चीजें हो सकती है इसमें। कम से कम एफडी पर आपको 10% रिटर्न मिलेगा तो 10% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपके शेयर्स मान लीजिए गिर गए, कंपनी बंद हो गई और उसने डिविडेंड नहीं दिया, तो डिविडेंड अगर उसने नहीं दिया कंपनी ने, मान लीजिए 5 साल तक, तो डिविडेंड इनकम जीरो। और मान लीजिए आपने 5,000 का जो शेयर खरीदे थे, उनकी आज की तारीख के अंदर मार्केट वैल्यू सपोज करिए 3,000 रह गई, ठीक है, सो आपको टोटल वैल्यू कितनी हो गई 3,000 रुपए, लागत कितनी थी 5,000 रुपए। तो अगर आपने स्टॉक्स में पैसा लगाया तो हो सकता है आपको 2,000 रुपए का लॉस होता है इस केस में, अगर मार्केट गिर गया तो। अगर कंपनी बंद हो गई, डीलिस्ट हो गई, तो पूरा का पूरा पैसा ही डूब जाना है उस केस के अंदर। तो दोस्तों रिस्क क्या है, रिस्क यह है कि कंपनी स्टॉक्स में पैसा अच्छा देती है, लेकिन कंपनी हमेशा डिविडेंड देगी या हमेशा उसका शेयर प्राइस ग्रो करेगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि फिर आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है कि आपको कुछ हिस्सा डेट में और कुछ हिस्सा आपको इसमें इक्विटी में रखना चाहिए। यानी अपने पोर्टफोलियो के दो हिस्से बनाइए, उसमें जैसे 50-50 कर लिया हमने, तो 50% आप एफडी में रखिए और 50% आप उसको शेयर्स में, अच्छी कंपनियों के शेयर्स में। लेकिन अगर आपके पास में छोटा अमाउंट है, आप रिसर्च नहीं कर सकते, तो आप फिर शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की बजाय म्यूचुअल फंड के थ्रू करिए। तो क्या करिए कि म्यूचुअल फंड कोई सा भी इंडेक्स फंड ले लीजिए, निफ्टी इंडेक्स या कुछ भी, वो फंड में आप एसआईपी कर दीजिए, एक चीज। और दूसरी चीज क्या होगी आपकी कि आप किसी लिक्विड फंड में भी अपना पैसा डाल दीजिए। लिक्विड म्यूचुअल फंड दोस्तों डेट फंड ही होते हैं, तो आप उसमें भी 50% पैसा डाल दीजिए और शांति से बैठ जाइए। क्यों बैठ जाइए, क्यों शांति से बैठ जाइए, कि अगर स्टॉक मार्केट गिरेगा, अगर स्टॉक मार्केट गिरेगा और आपका म्यूचुअल फंड की एनएवी की वैल्यू कम हो गई, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेगी। भाई उसमें जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है वो होती है, मतलब कि आपको उसका पैसा ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप उसकी जगह पर मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट तेजी से ग्रो कर गया, तो दोस्तों आपकी जो फंड है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, एक चीज ये। दूसरी बात, अगर कुछ भी उल्टा सीधा स्टॉक मार्केट में हुआ कि क्रैश हो गया, कि सब प्राइम क्राइसिस आ गई, या कोई कोरोना आ गया, कुछ भी आ गया, तो दोस्तों आपकी जो एफडी है ना, उसमें आपका पैसा कम से कम 50% सेफ है, सेफ है। और सेफ्टी भी जरूरी है, मतलब रिस्क भी लेनी चाहिए और सेफ्टी भी लेनी चाहिए। कहते हैं कि वो जोश में होश नहीं खोना चाहिए। तो दोस्तों जोश है आपका शेयर मार्केट और होश है आपका डेट मार्केट, तो दोनों में 50-50% आप पैसा लगाते हैं, तो आपका एक तरह से बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो गया। लेकिन
सिचुएशन जैसे ही चेंज होती है आपको इस फंड को रीलोकेट करना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि शेयर मार्केट बुरी तरह से गिर गया, जब वो बुरी तरह से गिर गया इसका मतलब आज जो HUL आपको सपोज करिए साल भर पहले 100 रुपए का मिलता था, आज वो शेयर वो हिंदुस्तान यूनिलीवर 50 का मिल रहा है, मतलब 50% डिस्काउंट पे। तो ऐसे केसेस में आप डेट से पैसा निकालिए और कुछ नए शेयर्स खरीद लीजिए, तो आपके पास में सस्ते में शेयर खरीदने का मौका आ जाएगा। अब उसके बाद आप बैठ जाइए और देखिए कि शेयर मार्केट वापस से किसी दिन ग्रो करना शुरू करता है, वो एकदम से बढ़ता जाता है। तो मान लीजिए शेयर मार्केट बहुत ऊपर तक बढ़ गया, तो जब शेयर्स बहुत ऊपर तक बढ़ गए तो दोस्तों उस केस में क्या होगा कि आप कुछ शेयर्स को बेच दीजिए और फिर उठा करके उस पैसे को, जो एक्स्ट्रा पैसा निकला आपका, उसको शेयर्स में मत लगाइए। क्यों? क्योंकि शेयर्स तो बहुत बड़े हुए हैं। उसको निकाल करके आप वापस से अपनी डेट इंस्ट्रूमेंट में डाल दीजिए, यानी कि जैसे FDs हो गई, RDs हो गई, NPS हो गया, आपका जो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स है वो हो गए, या डेट फंड्स भी होते हैं वो हो गए। वो कौन कौन से हो गए अगर आप जानना चाहोगे तो उनके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक बेसिक आइडिया। मैं पक्का पूरे यकीन से कह सकता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि दोस्तों आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, बल्कि मैं एक कैमरे के सामने बैठा हूं और उससे जो रिकॉर्डर है वो आप तक पहुंच रहा है। तो दोस्तों इसलिए आपका कोई भी सवाल हो तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जितने लोग एक ही टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, उस चीज को मैं आने वाली टाइम पर वीडियो बना करके आपसे एक्सप्लेन कर दूंगा। पर दोस्तों आपका शुभ चिंतक और आपका एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं आपसे इतना वादा जरूर करता हूं कि मैं कभी भी गलत राय नहीं दूंगा आपको, और आपको हमेशा एक भरोसेमंद साथी के तौर पर हमेशा आपको सही राय देता रहूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों लंबा हो गया वीडियो, लेकिन आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो दोस्तों देर किस बात की, तुरंत इसको लाइक कीजिए और अपने सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जानकारों को, अपने साथ में ऑफिस में काम करने वालों को, कलीग्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह शेयर कीजिए। अच्छी नॉलेज को सब तक पहुंचाइए दोस्तों। पता नहीं किसके काम आ जाए। कौन व्यक्ति एक ही एक पैसे चीज में शेयर्स पे पैसे बनाकर लगा करके सोच रहा हो कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, और हो सकता है शेयर मार्केट गिर जाए और उसका लॉस होने वाला हो, लेकिन आपकी वजह से, इस वीडियो को शेयर करने की वजह से हो सकता है कि उसकी रकम डूबने से बच जाए। तो दोस्तों ये पुण्य कमाने का मौका है, इसे छोड़िए मत। दूसरी बात, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया और बेल आइकन को ऑन नहीं किया है, तो मेरी अगली वीडियो कैसे मिलेगी, आपको कैसे मिलेगी बताइए? तो नॉलेज तो आपकी यही रुक जाएगी। दोस्तों नॉलेज कंटिन्यूअसली बढ़ती रहनी चाहिए, तो तुरंत से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, एंजॉय योरसेल्फ, और दिमाग लगा करके पैसा इन्वेस्ट करिए। किसी का पैसा नहीं है, आपका पैसा है, इसलिए। ठीक है दोस्तों, अपने इस दोस्त को अभी इजाजत दीजिए। आपने इतना टाइम दिया और इतना प्रेम पूर्वक आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।